हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें आज हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। दोज आर essential टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो हर एक सिस्टम में हम सबसे पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट उस सिस्टम के ब्लॉक्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इस भी कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन बेसिक ब्लॉक्स है, जो है ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल एंड रिसीवर। It also includes an unwanted component which is generated either internally or picked up externally by the system, known as noise. तो इन तीनों कंपोनेंट्स के अलावा इसमें नॉइज भी होता है। तो नॉइज आइदर कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं या फिर जो भी हमें सिग्नल मिल रहा है उससे नॉइज क्रिएट होता है, या फिर जो प्रोसेस होता है सिग्नल और बाद में हम आगे भेज रहे हैं उससे भी नॉइज क्रिएट हो सकता है। In most of the systems, the input signal is called information. It may be message, voice, picture signal, binary code, document data, etc. present in the form of electric voltage variation. तो जो भी इनपुट इस सिस्टम को आता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जो इनपुट सिग्नल है ट्रांसमीटर का उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि वॉइस मैसेज होगा या फिर पिक्चर सिग्नल, बाइनरी कोड, डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का वो इनपुट हो सकता है। और वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेरिएशन होता है। तो ये है कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सबसे पहले आप मिडल में जो ये तीन ब्लॉक्स देख रहे हैं ये इसके इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है, जो है ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर को जो भी मैसेज यानी कि सिग्नल जो आ रहा है वही अभी हमने पढ़ा कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ से जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है फिर वो रिसीवर को जाता है, यानी कि वो हमें आउटपुट में मिल रहा है, हमें वो सिग्नल फिर से मिलता है। और ये नॉइज है जो कि अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस में क्रिएट होते हैं। Practically, this signal is generated by means of electronic component or a device like microphone, which converts sound vibrations into electrical vibrations, known as audio signal. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, जो भी हम साउंड वाइब्रेशंस दे रहे हैं उसे वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नल। तो इस तरह से इन सिग्नल को नाम दिए जाते हैं। In long distance communication, it is not possible to send information directly as well as to receive it directly. तो अभी जब कम्युनिकेशन हमें एक नज़दीक के पार्ट में करना हो तो हम वायर से वगैरह कर सकते हैं, बट जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है तब हमें डायरेक्ट इतने लंबे वायर लगाने नहीं आते हैं, उतना लंबा हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहला ब्लॉक है ट्रांसमीटर। इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स and circuits required to convert input information into an electric signal in a standard form suitable for long distance communication. तो ये एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सेट है जो इनपुट इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इनपुट में हम क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, कोई डेटा देते हैं, बाइनरी कोड होता है या फिर ऑडियो वीडियो सिग्नल होते हैं, जिसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि सूटेबल फॉर्म है उस सिस्टम के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन रेडियो कम्युनिकेशन द इनपुट इज अ साउंड वेव. इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय यूजिंग माइक्रोफोन। तो रेडियो कम्युनिकेशन में इनपुट जो होता है वो साउंड होता है, उसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग माइक्रोफोन।
अब ये कौन सा डिवाइस किस तरह से कन्वर्ट करता है वो हमने ट्रांसड्यूसर्स में देखा था। Similarly, TV camera converts images or lights into electric signal known as video signal. Another important function of transmitter is to process this electric signal like by modulation process. तो यहाँ पे और एक काम करता है ट्रांसमीटर, जो कि इस सिग्नल को वो मॉड्यूलेट भी करता है, यानी कि सिग्नल को अगर उसका एम्पलीट्यूड उसको बढ़ाना होगा, कम करना होगा, उसका मॉड्यूलेशन एज पर द फंक्शन वो कन्वर्ट कर देता है। The third important function is to radiate this modulated signal into the form of electromagnetic waves. फिर मॉड्यूलेशन करने के बाद उस सिग्नल को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। Of course, this process is essential only in wireless communication. तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन में हो रहा है, यानी कि जो भी अभी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेट, हमारे कम्युनिकेशन, रडार या फिर और दूसरे जो डिफरेंट डिवाइसेस है, उसमें क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसी पे बेस है, वो सिस्टम किस तरह से वर्क करती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। In case of communication system like telephone, transmitter transmits voice signals directly. तो टेलीफोन जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसफर करता है, वॉइस सिग्नल, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। दूसरा ब्लॉक है कम्युनिकेशन चैनल। It is a medium through which transmitted signal propagate with very high velocity. तो यहाँ पे ये जो मिडल वाला ब्लॉक होता है वो होता है कम्युनिकेशन चैनल। तो जो भी ट्रांसमीटर से सिग्नल मिल रहा है वो इस मीडियम से, यानी कि इस ब्लॉक से हाई वेलोसिटी से प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। इन टेलीफोन सिस्टम अ पेयर ऑफ वायर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल कैरियर्स दिस सिग्नल इफिशिएंटली। In case of radio or television communication, signals are transmitted in the form of electromagnetic waves. They propagate in all directions. तो टेलीफोन के सिस्टम में क्या होता है, वायर्स या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जो टेलीफोन है वो ये कम्युनिकेशन चैनल है। रेडियो या फिर टेलीविजन में क्या होता है, ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। ये इसमें जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो वेव्स जो है वो सभी डायरेक्शंस को एक साथ जाती है। While traveling through the medium, two important things happen. First is the signal strength is attenuated, that is reduced to low amplitude, and the noise is picked up by this signal. तो इस कम्युनिकेशन चैनल में जब सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है तब यहाँ पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और नॉइज भी कम हो जाता है। The term noise is related with unwanted interference with signals. It may be due to external electronic noise generated by car ignition, from lightning, fluorescent light, etc. तो यहाँ पे नॉइज जो है इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में वो एक अनवांटेड इंटरफेरेंस है सिग्नल्स के लिए। ये जो नॉइज है वो क्रिएट कैसे होता है, जैसे कि कार इग्निशन से, या फिर जो लाइटनिंग होती है फ्लूरोसेंट लाइट की, या फिर अदर वेव्स होती है, उसके जरिए ये नॉइज यहाँ पे क्रिएट होता है। It may be due to components effect produced due to increase in temperature known as internal noise. या फिर इंटरनल नॉइज भी होता है जो कि कंपोनेंट के जरिए ही प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। When medium is used to carry information, it always carries noise. The noise problem is very difficult problem in communication system. It cannot be completely eliminated by conventional method. तो ये जो नॉइज है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और उसे हम पूरी तरह से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। और कोई भी मीडियम जब भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो उसमें नॉइज होता ही है,
तो आपको मान के ही चलना है कि किसी भी सिग्नल में नॉइज कंपलसरी होता है और हमें इसे एलिमिनेट करना पॉसिबल भी नहीं है। थर्ड कंपोनेंट है रिसीवर, यानी कि थर्ड ब्लॉक है रिसीवर। तो द अदर एंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑलवेज रिसीवर। तो ये जो है ये लास्ट एंड होता है इस कम्युनिकेशन सिस्टम का। इट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट where radiated or transmitted signals are received through a medium and processed to get desired information back in standard form. तो यहाँ पे इस रिसीवर के जगह पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन इनपुट में दी है उसको प्रोसेस करके उसको प्रोपोगेट करता है, यानी कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाता है या फिर उसको ट्रैवल करवाता है और हमें रिसीवर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मिलती है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। For example, in telephone system, an earphone converts received signal into sound, while in television system, electrical video signals received and processed by means of demodulation and produces picture by using cathode ray tube. तो टेलीफोन में क्या होता है, अब ये जो हमारा मिडल वाला कंपोनेंट था कम्युनिकेशन सिस्टम का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिसीवर को आते हैं, फिर रिसीवर में उसे फिर से डिकोड कोड किया जाता है, उसे नॉर्मल फॉर्म में लाया जाता है। जैसे कि टेलीफोन्स में अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है इस रिसीवर पॉइंट पे और हमें साउंड मिलता है। टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल वीडियो को प्रोसेस्ड किया जाता है और हमें पिक्चर्स दिखते हैं। ये पिक्चर्स किसके जरिए दिखते हैं, तो हमारे जो टीवी में कैथोड रे ट्यूब होती है उसके जरिए। तो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब रिसीवर का काम करती है, सिग्नल को डिमोड्यूलेट करती है और हमें पिक्चर्स दिखाती है। In wireless communication system, the receiver quality is very important. Every receiver performs following functions. तो रिसीवर की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसके कुछ फंक्शंस देखते हैं अब। फर्स्ट है इंटरसेप्शन बाय यूजिंग एंटेना, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड सिग्नल्स बाय यूजिंग ट्यून्ड सर्किट एंड अ मिक्सचर सर्किट। हमारे रिसीवर को कौन सा सिग्नल बराबर से लेना है, हमें कौन सा डिस्प्ले पे दिखाना है, उसके लिए भी एक परफेक्ट ट्यून सर्किट होना जरूरी होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सिग्नल्स बाय आरएफ एम्पलीफायर एंड आईएफ एम्पलीफायर। तो जो भी सिग्नल्स रिसीवर में आते हैं वो उसे फिर से एम्पलीफाइड करता है और फिर हमें दिखाता है। डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय डीमॉड्यूलेटर सर्किट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड सिग्नल यूजिंग एएफ एम्पलीफायर। Conversion of signal into standard understandable form by loudspeaker। तो इस तरह से जो भी सिग्नल्स कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए रिसीवर में आ रहे हैं उसको फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रिसीवर का काम होता है। तो इसके लिए वो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस करता है, सही ट्यून्ड सिग्नल पकड़ता है, सही वेव को पकड़ता है, फिर उसे एम्पलीफाइड करता है। उसके लिए डिफरेंट एम्पलीफायर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं और हमें परफेक्ट सिग्नल डिस्प्ले पे दिखता है या फिर साउंड के जरिए मिलता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके जरिए वो मिलता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। The electronic communication system can be classified into groups by separating them according to the three important properties. ऐसे तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं उसको ग्रुप करना पड़ेगा। इसीलिए तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को चूज करके यहाँ पे आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स दिए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। उसमें सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी, लाइक वन वे और टू वे। तो वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे है, उसके हिसाब से यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द सिग्नल नेचर, एनालॉग और डिजिटल। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये तीन फैक्टर्स कंसिडर करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में अभी हमने थ्री प्रॉपर्टीज देखी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो है उसमें वन वे और टू वे कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे दो टाइप्स है, सबसे पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है ड्यूप्लेक्स।
ड्यूप्लेक्स में फिर से सब टाइप्स आते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स। दूसरे टाइप के सब टाइप्स है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, और थर्ड में आते हैं बेस बैंड एंड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। इन सब टाइप्स में क्या होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, ये हम आगे देखेंगे। सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। The communication system are basically divided into two groups as one-way communication and two-way communication. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट पार्ट था जिसमें लिखा है वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। तो अब द फर्स्ट सिंपल टाइप इज वन वे कम्युनिकेशन नोन एज सिंप्लेक्स। तो जो वन वे कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, where the information or signal travel only in one direction. One way, नाम से ही पता चलता है वन और वे, यानी कि सिर्फ एक ही वे है, एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एंड टीवी communications belong to simplex communication because they transmit signals only by means of broadcasting information. There is no feedback or two-way transmission. अब हमारा जो रेडियो है, टीवी है, उसमें जो इंफॉर्मेशन, वो चैनल, वो जो सेंटर है, वो जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाना चाहता है वही हम देख सकते हैं। अगर हमें उनको कुछ फीडबैक देना है तो वो हम नहीं दे सकते टीवी के जरिए, बट उस स्टेशन से टीवी या रेडियो के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसे बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अ टू वे कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन इज नोन एज ड्यूप्लेक्स। अब टेलीफोन में क्या होता है, हम इधर से भी बात करते हैं और सामने वाला आदमी उधर से भी बात करता है, यानी कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों साइड से हम बात कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। If both the ends transmit and receive information simultaneously like telephone, it is known as full duplex. अब duplex में भी दो टाइप्स होते हैं। तो जब simultaneously information give and take होता है, यानी कि टेलीफोन पे हम एक साथ दोनों साइड से भी बात कर सकते हैं, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। If only one end transmits signal at a time, or both the ends are transmitting alternately, like radio set used by police, military person, then the communication type is known as half duplex. अगर उस सिस्टम से हम दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं, बट एक साइड से एक टाइम में कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। दोनों साइड से हम सेम टाइम नहीं कर सकते। अगर मैंने ए पॉइंट से कम्युनिकेशन किया है तो उसका कंप्लीट होने के बाद ही हम बी पॉइंट से कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। There is another way of classifying electronic communication systems according to the nature of information signals such as analog communication or digital communication. तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके नेचर पे डिपेंड जो कम्युनिकेशन के टाइप्स बनाए हैं वो है एनालॉग एंड डिजिटल। अब एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है वो आप सभी को पता है, तो आपको इस कम्युनिकेशन के बारे में भी सीखने में बहुत आसानी होगी। If the signal is continuously varying in voltage like sine wave, it is known as analog communication. For example, audio signals, video signals are analog type. तो जो भी सिग्नल मिल रहे हैं वो साइन वेव जैसे है, तो वो होते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। Signals present in the form of code 0-1 binary, it is known as digital communication. अब अगर सिग्नल्स मिल रहे हैं और वो 0-1 के फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म में है, तो वो होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो कैसेट यूजेस डिजिटल सिग्नल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिलोंग्स टू दिस टाइप।
तो जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इस डिजिटल कम्युनिकेशन के टाइप में आता है। नेक्स्ट है बेस बैंड एंड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। When communication system uses transmission of information directly into the medium like telephone, तो जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है उसे बोलते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑडियो सिग्नल्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द टेलीफोन केबल और कंप्यूटर नेटवर्क where digital information like binary data directly transmitted from one place to another place। तो जो ब्रॉडबैंड होता है, जो टेलीफोन्स होते हैं, पुराने जो फोन थे उसको हम वायर लगाते हैं, फिर वो वायर के जरिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड होती है, तो उसे बोलते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन। दिस टेक्निक इज नोन एज बेस बैंड कम्युनिकेशन। In case of radio communication, television, satellite communication, it is not possible to transmit information directly due to practical difficulties। तो अगर रेडियो कम्युनिकेशन है हमारा, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन का कम्युनिकेशन, फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वो क्यों होता है वैसा? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, तो हम इतने लंबे लंबे वायर्स तो नहीं लगा सकते, डायरेक्ट तो इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकते, इसीलिए यहाँ पे कुछ मॉड्यूलेटेड टेक्निक यूज की जाती है और इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन। दिस वाइडली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। तो मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन मतलब जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सारे इस टाइप में आते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 डिफरेंट फंक्शंस लेके उसके टाइप्स बनाए हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? Modulation is a process of converting data into electrical signals optimized for transmission। तो अभी हमें कम्युनिकेशन करना है और ये कम्युनिकेशन सिग्नल्स के जरिए होता है। हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इसीलिए हम सिग्नल्स का यूज करते हैं। बट ये सिग्नल्स भी किस तरह से हमें लेने हैं और हमारा जो डेटा है उसे सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उस सिग्नल्स को कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसकी कुछ स्ट्रेंथ कैपेसिटी कम करके उसे ट्रांसमिट कैसे करना है, ये जो सारी प्रोसेस है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। Modulation is simply a widely used process in communication system in which a very high frequency carrier wave is used to transmit the low frequency message signal so that the transmitted signal continues to have all the information contained in the original message signal। तो मॉड्यूलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल ओवर इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है। यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव होती है। कैरियर वेव यानी कि वो वेव जो है वो डेटा को कैरी करती है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करती है। तो ये जो कैरियर वेव है वो यूज की जाती है टू ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी मैसेज। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव यूज करते हैं। नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। The message signals have a very low frequency due to which these signals cannot be transmitted over long distances। अब जो भी मैसेज हम पहुंचाने चाहते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है उतने फ्रीक्वेंसी के साथ। Hence, such low frequency messages signals are modulated over the high frequency carrier signal due to the following reasons। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है उनको इस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है और उसके रीजंस है जो अब हम देखेंगे। फर्स्ट है लेंथ ऑफ एंटेना, इंटरफेरेंस इज सेकेंड एंड थर्ड इज पुअर रिसेप्शन। अब ये क्या है हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एंटेना। For efficient transmission and reception, receiving and transmitting antenna should have the height h comparable to the wavelength lambda of the signal।
तो इफिशिएंट ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए जो हमारा एंटेना है, जो इस सिग्नल को भेजने वाला है और रिसीव करने वाला है, उसकी हाइट और वेवलेंथ का जो एक रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो सही होना चाहिए। द हाइट ऑफ द एंटेना शुड बी λ/4 इन लेंथ। तो ये जो हाइट और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का जो प्रोपोर्शन है वो होना चाहिए h इज इक्वल टू λ/4, so that the antenna can sense the variations of the signal properly. Example, for an audio signal of 1.5 kHz, it is lambda is equal to c by f, c यानी कि velocity divided by frequency। तो ये जो लैम्डा का फॉर्मूला है, तो जब हमें 1.5 kHz का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो हमें लैम्डा इज इक्वल टू मिलता है 20 किलोमीटर। अब h इज इक्वल टू है λ/4, तो λ/4 आ रहा है 5 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे 5 किलोमीटर का यानी कि 5 किलोमीटर हाइट का एंटेना लगाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सो 5 किलोमीटर लेंथ ऑफ एंटेना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट if you calculate the required height of antenna at 1 megahertz, it will be about 75 meter, which is possible. Next है interference. This is a most common problem in the direct transmission of audio signal. If more than one transmitting stations in a particular city transmit these signals, they would get mixed up and there is no such process to select one of these stations. अब एक सिटी में 2-3 स्टेशंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2-3 रेडियो स्टेशंस होते हैं। अब एक रेडियो स्टेशन का सिग्नल अगर दूसरे स्टेशन से मिक्स्ड अप हो जाए तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि किस स्टेशन का सिग्नल कब सिलेक्ट होना चाहिए या एट ए टाइम एक ही स्टेशन का सिग्नल सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये होता है इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम। टू अवॉइड दिस, ईच स्टेशन शुड ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑन अ सेपरेट कैरियर। तो ये जो है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ये अवॉइड करने के लिए हर एक स्टेशन को एक सेपरेट कैरियर वेव दी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी पे उन्हें उनका जो भी सिग्नल है वो सेंड करना होता है। थर्ड है पुअर रिसेप्शन। द लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स कैनॉट ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस with sufficient strength. They get attenuated or these signals die out over a long distance. तो जो भी हमें सिग्नल भेजना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है और इसी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते। At the radio receiver, end strength of the signal becomes weak. तो वो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जब वो सिग्नल रिसीव होता है तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। द वोल्टेज एट एंटेना इज वेरी स्मॉल, अबाउट नैनोवोल्ट, and it is not suitable to get desired sound level known as poor reception. अब इसकी स्ट्रेंथ कम है इसीलिए इसका वोल्टेज भी कम होता है, उस सिग्नल का वोल्टेज कम होता है जो कि नैनो वोल्ट्स में होता है। इसी वजह से जो भी डिजायर्ड साउंड लेवल है वो हम नहीं ले पाते और उसे ही कहते हैं पुअर रिसेप्शन। To overcome these important difficulties, some carrier signal is required and it must be high frequency signal so that the required length of antenna is possible. और इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत होती है, इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। Since for each station this high frequency carrier will fixed and it will be separate than other stations, so the difficulty of selection is easily solved and the third strength high frequency will not get attenuated over long distance. So इस तरह से हर एक स्टेशन के लिए हम हर एक कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव फिक्स करते हैं, तो वो स्टेशन उसी फ्रीक्वेंसी पे अपना सिग्नल भेजेगा और इस तरह से हम ये जो पुअर रिसेप्शन है, फिर इंटरफेरेंस है, ये सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड करते हैं और हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। The process by which information audio video is carried by high frequency or radio frequency carrier is known as modulation.
If you observe the front side of radio set, different stations are marked in terms of station frequency and their wavelength in meters. तो जब हम रेडियो सेट देखते हैं तो वहां पे हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग रेडियो स्टेशन सेट किया होता है। तो ये वही होता है कि वो हर एक स्टेशन के लिए एक अलग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव दी होती है। इस तरह से ये जो तीन प्रॉब्लम्स है, ये तीन प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। सबसे पहले आपको मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है वो देनी है। फिर ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, या फिर ये 3 पॉइंट्स है जिसके वजह से मॉड्यूलेशन करना जरूरी होता है, ऐसा लिखना है और फिर ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? द प्रोसेस इन विच आइदर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव is varied in accordance with instantaneous amplitude of modulating audio video signal keeping other characteristics constant। तो अब हमें सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव का यूज करते हैं एज ए कैरियर वेव। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है कि जो भी सिग्नल हमें ट्रांसफर करना है, जो ऑडियो या वीडियो जो भी होगा, उसका एम्पलीट्यूड हम मॉड्यूलेट करते हैं और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है वो हमारे जो हमें सिग्नल भेजना है उस वेव में मिक्स हो जाती है और हम उसे भेज सकते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मोस्टली साइन वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज इज यूज्ड एज अ कैरियर। तो मोस्टली हम साइन वेव यूज करते हैं एज अ कैरियर वेव। Carrier signal is represented by small e c is equal to capital EC sin in bracket omega c t plus phi, where EC is a carrier wave, capital EC is a peak amplitude, omega c is a frequency, omega c is equal to आता है 2 pi f और phi is a phase of carrier। Types of modulation। If the amplitude EC is varied with frequency and phase constant, it is known as amplitude modulation। अब नाम से ही पता चलता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी होता है और फेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरिड देन इट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और थर्ड है फेज अगर वेरी हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन। इस तरह से तीन टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। और उसके बाद आता है इफ वी आर यूजिंग स्क्वायर वेव इंस्टेड ऑफ अ साइन वेव देन इट इज नोन एज पल्स मॉड्यूलेशन। अब ये जो एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी, ये तीन टाइप्स है, उसमें हम साइन वेव यूज कर रहे हैं एज ए कैरियर वेव, बट पल्स मॉड्यूलेशन में स्क्वायर वेव यूज की जाती है एज ए कैरियर वेव। अकॉर्डिंग टू चेंज इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर क्लासिफाइड एज, यानी कि पल्स मॉड्यूलेशन के भी कुछ टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PAM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM। तो इस तरह से ये स्क्वायर वेव एज ए कैरियर वेव, इसके टाइप से पल्स मॉड्यूलेशन के टाइप्स है। ये सारे मेनली मॉड्यूलेशन के टाइप्स है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखेंगे। It is the process of modulation in which the amplitude of a high frequency carrier is varied in accordance with instantaneous amplitude of modulating signal, keeping the frequency and phase constant। तो ये एक मॉड्यूलेशन का टाइप है जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है। The high frequency being modulated is the carrier and the audio video signal is the modulating signal। तो यहाँ पे जो भी हमारी कैरियर वेव होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका एम्पलीट्यूड है, वो चेंज होता है, मॉड्यूलेट होता है
हमने जो सिग्नल भेजा है उसके हिसाब से। The term radio frequency does not define any specific frequency band. It just means that the frequency is high enough for transmission. तो ये जो भी कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी है, वहां पे RF लिखते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी है यानी कि वो एक अच्छी वेव है जो कि हमें ट्रांसमिशन में यूजफुल है, हाई इनफ फॉर ट्रांसमिशन, इसीलिए वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे 3 वेव फॉर्म्स है। फर्स्ट वेव फॉर्म है मॉड्यूलेटर सिग्नल, दूसरी वेव फॉर्म है कैरियर सिग्नल और फिर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो फर्स्ट वेव है जो हमें सिग्नल भेजना होता है वो वेव है और दूसरी है कैरियर वेव। जब आप थर्ड वेव को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जैसी साइन वेव है उस तरह से इसका शेप हो गया है। तो इस तरह से ये जो हमारा कैरियर वेव है, कैरियर सिग्नल है, वो सिग्नल इस हमारे जो हमें सेंड करना है सिग्नल उसमें मिक्स हो जाता है और फिर वेव इस तरह से दिखती है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। लेट कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज बी EC and EM respectively. There are two sine wave voltages. This can be represented as EC is equal to VC sin omega c t and EM is equal to VM sin omega t. तो यहाँ पे कैरियर वोल्टेज को बोला है EC और मॉड्यूलेटेड वोल्टेज को बोला है EM। तो ये दोनों उसके फॉर्मूलेज है। यहाँ पे हमने फाई को इग्नोर किया है बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ये जो EC इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा सी टी, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? EC इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा सी प्लस फाई इंटू टी, बट फाई कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पे हम फाई नहीं लेते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन VC of the carrier wave will have to be made proportional to the instantaneous modulating voltage Vm sin omega m t. Let A be the amplitude of resultant AM signal. तो ये अब हम डेरिवेशन देख रहे हैं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो यहाँ पे हमने A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड लिया है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से अब ये हमने एक वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ पे VC है और जो एम्पलीट्यूड है वो दिया है VC प्लस VM साइन ओमेगा m। तो A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हम लिखेंगे EC प्लस EM, क्योंकि जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो ये कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव का एडिशन है। A इज इक्वल टू VC प्लस VM साइन ओमेगा m t और फिर यहाँ से हमें VC कॉमन निकालना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा VC इन ब्रैकेट 1 प्लस VM बाई VC साइन ओमेगा m t। अब हमने VC कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि VM बाई VC क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो हम यहाँ पे VM बाई VC को मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। The instantaneous voltage of the resulting amplitude wave will be EAM is equal to A sin omega c into t। तो ये EAM है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने अभी A का फॉर्मूला निकाला है तो A की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो EAM आएगा VC इन ब्रैकेट 1 प्लस M साइन ओमेगा m t इंटू साइन ओमेगा c t। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से दिखता है VC साइन ओमेगा सी टी प्लस M VC बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा m t माइनस M VC बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा m t। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है साइन A इंटू साइन B वाला। जब हम इस सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन ओमेगा m t इंटू साइन ओमेगा c इंटू टी आएगा। तो यहाँ पे हम साइन A इंटू साइन B वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा जिसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं।
ये आया है हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है इसमें दो टाइप्स की फ्रीक्वेंसी है, टोटल 3 है, बट यहाँ पे ये जो मेन आती है ये मेन फ्रीक्वेंसी और फिर ये दो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट इज ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो ये मिडल वाली है VC, यहाँ पे FC लिखा है। वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो VC इज इक्वल टू FC, यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M, यानी कि सम ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि यहाँ पे है FC प्लस FM। इट इज नोन एज अपर साइड बैंड USB। तो ये साइड को बोलते हैं अपर साइड बैंड और यह है FC प्लस FM। इसी तरह से दूसरी है जिसे बोलते हैं ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो ये है ये लेफ्ट हैंड साइड को FC माइनस FM, जिसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड LSB। तो इस तरह से मेन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके आजू बाजू दो अपर साइड और लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज बन जाती है और ये पूरा मिला के बैंडविड्थ बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइड बैंड्स, तो ये जो साइड बैंड्स बन रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अ heterodyne action takes place and as a result two additional frequencies appear with carrier LSB and USB। तो यहाँ पे जब भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है तब heterodyne एक्शन होता है और दो फ्रीक्वेंसीज बन जाती है जिसे हम LSB और USB कह रहे हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 AM सिग्नल कंटेन्स साइड बैंड। तो हमने जो अभी इक्वेशन निकाला है तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे साइड बैंड्स मिल जाते हैं हमें। दिस ऑल्सो मीन्स दैट AM सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ। इट इज डबल ऑफ द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके डबल हमें ये यहाँ पे बैंडविड्थ मिलती है। सो बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा 2 इंटू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, if you whistle into a microphone at 1 kilohertz, the USB will appear 1 kilohertz above carrier frequency and 1 kilohertz below carrier frequency, that is LSB and USB। तो क्या होता है यहाँ पे जो भी हम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो उसके अबव और बिलो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर और नीचे सेम फ्रीक्वेंसी बनती है, उसके वजह से ये डबल हो जाता है, यानी कि ये साइड बैंड्स की वजह से बैंडविड्थ जो है वो डबल हो जाती है। Your 1 kilohertz whistle signal produces total signal bandwidth of 2 kilohertz. It means all information is available only in the side bands. There is no information in the carrier. और इससे ये भी पता चलता है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो साइड बैंड्स में ही होती है, कैरियर में कुछ नहीं होता है। Another importance of sideband is its bandwidth because it limits the number of stations that can use a band of a frequency without interference। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ स्टेशंस है फॉर पर्टिकुलर दैट कैरियर वेव उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, AM broadcast has its lowest channel from 540 kHz to 1600 kHz medium wave band. The bandwidth allowed for each station is 10 kHz. Hence, number of stations those can be accommodated is equal to 1600 minus 540 divided by 10, जो आता है 107, यानी कि 107 स्टेशन ही उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। The relationship between amplitude of carrier and modulating signal is given by this factor। तो इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। It tells us about the quality of transmitted signal। Generally, modulation index is expressed in terms of percentage modulation and it is defined as %m is equal to
peak amplitude of modulating signal divided by peak amplitude of carrier signal into 100, that is Vm by Vc into 100. तो ये परसेंट मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं। Significance of modulation index. If m is less than 1, which means the amplitude of modulating signal is less than the amplitude of the carrier, the resultant signal is undistorted, but after detection in radio circuit, the strength of audio is weak. तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसका जो ये रेशो है वो अगर लेस देन 1 है तो रिजल्टेंट जो होता है वो अनडिस्टॉर्टेड होता है और वीक सिग्नल हमें मिलता है। अगर वो इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे 100% मॉड्यूलेशन होता है और बहुत ही अच्छा सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। और m इज ग्रेटर देन 1 है तो वो ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है जो कि अनडिजायरेबल है। Thus, m is always less than or equal to 1. इसीलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहनी चाहिए। तो ये देखो, ये तीन फिगर से वेव है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए। जब m इज लेस देन 1 होता है तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से दिखती है, m इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इस तरह से दिखती है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है तो ये वेव फॉर्म कुछ काम की नहीं है, हम ये नहीं यूज कर सकते। और m इज इक्वल टू 1 है जो परफेक्ट मॉड्यूलेटेड वेव होती है। ड्रॉबैक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी। Since information is present in sidebands and above only 20 to 30%, it is useful power when transmitted through AM. तो लो एफिशिएंसी इज अ फर्स्ट ड्रॉबैक। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो साइड बैंड्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी जो है फाइनल आउटपुट की वो कम हो जाती है। नॉइजी रिसेप्शन। दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। The amplitude of a signal is easily affected by external atmosphere and electrical disturbances like generator, motor noise और vehicle ignition signals. तो noisy reception यानी कि जो भी हम सिग्नल भेजते हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है और उसके वजह से नॉइज आता है सिस्टम में, डिस्टॉर्शन आता है वेव्स में। ऑपरेटिंग रेंज। The useful power is very small, hence long distance transmission is not possible. Quality. The allowed amplitude modulation bandwidth is only 10 kHz and for transmission of all audio frequencies above 30 kHz bandwidth is required, which affects widely. There is no such guard band between two adjacent stations. Crossover talk or interference occurs. Due to limited bandwidth, stereotype transmission is also not possible. तो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, यानी कि एक सिग्नल के लिए यहाँ पे लिमिट दी हुई होती है। तो अगर हमें पूरी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज भेजनी है, 30 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए, तो यहाँ पे दो स्टेशन के बीच में इंटरफेरेंस होता है, क्रॉसओवर होता है, उसके वजह से सिग्नल्स खराब होते हैं, मिसमैच हो जाता है और स्टेरियोटाइप ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं होता है इतने लिमिट में। इसीलिए क्वालिटी जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो एक ड्रॉबैक है। ये था पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। In this type, the amplitude of the carrier is maintained constant and frequency of the carrier is varied in proportion to the amplitude of modulating signal. जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था तब उसमें क्या हो रहा था, नाम में जो है वो वेरी होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी होती है और एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। It is the process in which the frequency of high frequency carrier is varied in accordance with the instantaneous amplitude of modulating signal by keeping amplitude and phase constant. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड और जो फेज है वेव का, साइन वेव का,
वो कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी है वो वैरी होती है। When the amplitude of the modulating signal is maximum, the frequency of the carrier is maximum, f max. तो जो भी सिग्नल हमें भेजना है उसका एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है तब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होती है, और अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है। ये फिगर देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है वो है अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल और ये है रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, और ये थर्ड वेव फॉर्म है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे ये जो साइन वेव है, ये जो पॉजिटिव हाफ है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं एफ मैक्स, और जो नीचे है वो है एफ मिनिमम। तो जब साइन वेव पॉजिटिव साइड में है तब यहाँ पे देखो कितनी कॉम्पैक्ट वेव है, यानी कि यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है, और जब साइन वेव निगेटिव पार्ट में होती है तब यहाँ पे बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत डिस्टेंस है हर एक वेव में, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और एफ मैक्स में यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वेव ट्रांसफर होती है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ। The unmodulated carrier in frequency modulation is known as resting frequency or center frequency, station frequency. तो जो unmodulated carrier है इस frequency modulation में उसे resting frequency, center frequency या फिर station frequency कहा जाता है। When modulated signal varies in its amplitude, the carrier frequency deviates either above or below center frequency, called as frequency deviation. तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अगर वैरी हो रहा है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो डेविएट हो जाती है अबव या बिलो, जो सेंटर है उसका उस फ्रीक्वेंसी का उसके ऊपर या नीचे वो डेविएट हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। The total deviation from f max to f minimum is known as carrier swing. तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है और जो टोटल डेविएशन है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं कैरियर स्विंग। f max is equal to fc प्लस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी डेविएट हुई है उसकी वैल्यू और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो मिलता है एफ मैक्स और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है एफ मिनिमम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। In frequency modulation, variation in the amplitude produces variation in the frequency of their carrier. Therefore, the modulation index is expressed in terms of frequency and it is defined as m is equal to maximum frequency deviation upon maximum modulating signal, that is delta f upon fm. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू लेते हैं और न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी डेविएशन लेते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आया तो इसकी वैल्यूज दी होंगी, बट आपको सही जगह पे सही फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना आना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिव्स noiseless reception, coverage area is larger, hi-fi reception and stereo transmission is also possible, adjacent interference is up। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है, जो भी हम ट्रांसफर करते हैं वो नॉइजलेस है, इसीलिए यहाँ पे इंटरप्शन भी कम होता है, लार्ज एरिया कवर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में, और जो इंटरफेरेंस था दो स्टेशन का, दो वेवफॉर्म्स का, वो भी यहाँ पे नहीं होता है, और स्टेरियो ट्रांसमिशन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं हो सकता वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए हो सकता है। ड्रॉबैक्स इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। A much wider channel
is required up to 20 times larger than amplitude modulation. अब यहाँ पे जो चैनल की बैंडविड्थ है वो हमें 20 टाइम्स लार्जर लगती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, तो ये एक ड्रॉबैक है. FM transmitting and receiving equipment tends to be more complex, तो ये complex system भी है. Since reception is limited to line of sight, the area of reception for FM is much smaller than AM. तो जो भी रिसीव हो रहा है उसका जो एरिया है वो स्मॉलर होता है देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि रिसेप्शन जो है वो बहुत कम होता है. तो ये था पूरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में. सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंटीनाज है, दो टॉवर्स है, जिसको फर्स्ट अर्थ स्टेशन और सेकेंड अर्थ स्टेशन इस तरह से नाम दिया है. एक सैटेलाइट है. फर्स्ट स्टेशन से जो सिग्नल है वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए उसे कहा गया है अपलिंक, और सैटेलाइट पर जाने के बाद वहां से वो इंफॉर्मेशन डाउनलिंक के जरिए सेकेंड स्टेशन को ट्रांसफर हो रही है. तो ये एक ओवरऑल आइडिया देता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है. अब हमें जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है वो हम वायर्स के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी लंबी वायर तो होती नहीं है, इसीलिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. तो इस कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सैटेलाइट. तो व्हाट इज सैटेलाइट? A satellite is an artificial revolving object around the earth. तो सैटेलाइट जो है वो एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. इट कंटेन्स डिफरेंट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इट इज लॉन्च्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल एज माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. तो ये दो चीजों के लिए लॉन्च किया जाता है, एक तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है और दूसरा जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसके लिए भी. The satellite is full duplex system since it is two-way communication. Communication system में हमने हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है वो देखा था. तो सैटेलाइट क्या होता है? फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कवरेज. तो जब भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो जो एरिया है, मतलब कितना एक सैटेलाइट के अंडर कितना एरिया कवर हो रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो एरिया है वो ज्यादा होता है, यानी कि एक ही सैटेलाइट से हम बहुत बड़े एरिया पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस लाइक टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल्युलर फोन एक्सेट्रा. अब हमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है, मेनली उसकी पढ़ाई करनी है. An artificial satellite is launched into an orbit around the Earth by applying different scientific laws like Kepler's law and mathematical analysis. तो ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च किया है यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक लॉज. अब ये जो सैटेलाइट है, फिर सैटेलाइट लॉन्च करते समय उसका डिस्टेंस, लेंथ और बाकी के सारे पैरामीटर्स आपने फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, तो आपको इसके बारे में आइडिया जरूर होगा. यहाँ पे केपलर्स लॉ और अलग मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो भी यूज किए जाते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉन्च इट जस्ट बाय रेजिंग इट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ. इट विल फॉल बैक ऑन द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी. अब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप सबको ही पता है, तो हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डायरेक्टली ऐसे ऊपर छोड़ नहीं सकते, वो फिर से नीचे आ जाता है. To launch a satellite into an orbit, it must have some horizontal motion also. Practically applying both vertical as well as horizontal motion, the combined effect of those motion results into centripetal force. तो centripetal force ये जो कंसेप्ट है इसके जरिए हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. The centripetal force is the result of inertia of the satellite and Earth's gravitational pull. The second important consideration while launching a satellite is velocity. तो velocity का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है.
If velocity is much greater than required velocity, called critical velocity, the satellite would go into the space around would be escaped from Earth's gravitational force. This is known as escape velocity. ये सारी टर्म्स आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ी होंगी। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गई तो जो हमारा सैटेलाइट है जो हमने छोड़ा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी उन्होंने डिस्टेंस तय किया है उससे भी आगे निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। If its velocity less than critical velocity, then satellite will move in circular orbits around the Earth. And if its velocity greater than critical velocity but less than escape velocity, it will move in an elliptical orbit around the Earth. तो जब भी वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल होंगी पर लेस देन एस्केप होंगी, तब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द अर्थ। तो ये दो डायग्राम्स देखो, फर्स्ट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, वहां पे सैटेलाइट दिखाया है, और सेकंड है इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसमें अब इलिप्टिकल है बट एक साइड में जो डिस्टेंस है अर्थ का, अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड में है। दोनों ऑर्बिट्स का कंपैरिजन देखेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट। In this orbit, the speed of revolution around the Earth is constant, and elliptical, the speed continuously changing, it is minimum when it is away from the Earth. तो सर्कुलर में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है बट इलिप्टिकल में कंटिन्यूअस चेंज होती है, और स्पीड मिनिमम रहती है जब डिस्टेंस ज्यादा होता है। सैटेलाइट हाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज कांस्टेंट। तो सर्कुलर में कांस्टेंट हाइट है बट इलिप्टिकल में वेरी होती है। यूज्ड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलेंस। सर्कुलर ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस लाइक टेलीकम्युनिकेशन। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट यूज की जाती है। Since it is circular, its distance from the Earth constant, and due to optical orbit, it has two extreme distances as perigee minimum distance and apogee maximum distance. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो टाइप्स के डिस्टेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि अर्थ जो है वो सेंटर को नहीं है, थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड को है। तो वहाँ पे दो टाइप्स के डिस्टेंस तैयार होते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सैटेलाइट का और अर्थ का, उसे हम पेरिजी कहते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे अपोजी कहते हैं। आइडिया ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। To use satellite for communication, it must launched in a way that Earth station antenna must be able to receive signal continuously. तो जब भी हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तब इस तरह से लॉन्च करते हैं कि जो हमारा अर्थ पे उसका कम्युनिकेशन का जो स्टेशन है वो कंटिन्यूअस उसका सिग्नल रिसीव करता रहे। उन दोनों का कनेक्शन कभी भी टूटना नहीं चाहिए। In order to get continuous communication, the satellite can be launched over a long elliptical orbit so that satellite is in view of Earth for maximum area of the orbit. हमें continuous communication चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एरिया एक सैटेलाइट के अंडर आना चाहिए, इसीलिए हम इस सैटेलाइट को लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। तो हम एक सैटेलाइट के जरिए बहुत सारे एरिया पे नजर रख सकते हैं और ज्यादा एरिया से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। In this solution, satellite is available for longer period, but when it is at side of perigee, it disappears. But यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, जब वो पेरिगी के साइड पे जाता है तब उसका कम्युनिकेशन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। In this short period, the satellite is not available for communication. This problem can be solved by using another solution. A continuous communication can be achieved by launching one more satellite with proper locations so that each satellite switched into the service when other is invisible. तो अब ये इनविजिबल हो जाता था कुछ टाइम के लिए, इसीलिए एक सॉल्यूशन लाया गया जिसमें हम दो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो इसका टाइमिंग इस तरह से सेट किया जाता है कि जब वो इनविजिबल होता है सैटेलाइट तो दूसरा सैटेलाइट तुरंत उसके जगह पे आ जाता है
और कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। दिस कैन बी अ सॉल्यूशन बट इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। अब ये सॉल्यूशन तो हो गया बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। 2 सैटेलाइट लॉन्च करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसीलिए एक्यूरेट और प्रिसाइज सॉल्यूशन के लिए कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विदाउट एंटेना ट्रैकिंग सैटेलाइट कैन बी लॉन्च्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35860 किलोमीटर अराउंड द इक्वेटर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देखने के बाद हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, कम्युनिकेशन विदाउट एंटीना ट्रैकिंग सैटेलाइट, और इसका डिस्टेंस जो है अर्थ से वो है 3586 किलोमीटर अराउंड द इक्वेटर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये बात याद रखनी है। The satellite at this distance will revolve around the earth in synchronism with earth's rotational velocity। तो इस सैटेलाइट की खास बात क्या है कि जिस स्पीड से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, सेम स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ। इसीलिए इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। The satellite and the Earth's rotational motion will take exactly 24 hours to complete one rotation. This synchronous orbital motion will make satellite fixed and stationary apparently from the Earth station. तो अब ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट हो रहा है, इसीलिए अर्थ से हम अगर उस सैटेलाइट को देखते हैं तो हमें वो एक ही जगह पर है ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी स्पीड और हमारी रोटेशन की स्पीड सेम होती है। This type of satellite communication is widely used for a variety of applications. Since the satellite is apparently fixed and stationary, the antenna tracking is not required, hence it is known as geosynchronous satellite. The orbit at a distance of 36,000 km is known as geosynchronous orbit, but this is occupied by many satellites. Practically, very small antenna tracking is required for geosynchronous satellite in order to get high gain signals. अब इसकी characteristics क्या है? It is a satellite that appears to be fixed and stationary relative to the earth. तो अभी मैंने बताया कि हमें लगता है कि वो fixed और stationary है. It is located at a distance of 3586 km from the earth. It takes exactly 24 hours to complete one rotation around the earth. Its rotational velocity is exactly equal to Earth's velocity to make it synchronous. Their relative velocity is zero. Their यानी कि सैटेलाइट की और अर्थ की. For this satellite, communication antenna tracking is not essential like other non-synchronous satellites. The geostationary orbit lies around the equator only. The geostationary satellite provides efficient continuous communication. तो ये सारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए 2 स्टेशन होते हैं बेसिकली, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेशन, सेकेंड स्टेशन और एक सैटेलाइट। तो हम एक स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं, फिर सैटेलाइट वो दूसरे स्टेशन को भेजता है। The main application of satellite is to use it as a repeater. तो अब यहाँ पे सैटेलाइट रिपीटर के तरह यूज किया जाता है। In communication satellite system, the satellite is a relay station because the main transmitter station is unable to communicate directly with receiving station on the earth due to earth's curvature. It is communicating by using the satellite as a repeater station. अर्थ जो है उसका जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं होता है, कर्व होता है। तो जब भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस का, तो हम डायरेक्टली सिग्नल नहीं भेज सकते। इसीलिए हम पहले वो सैटेलाइट को भेजते हैं और सैटेलाइट फिर जहाँ पे भी हमें वो सिग्नल भेजना है उस स्टेशन पे उस सिग्नल को पहुंचा देता है। इसीलिए इसे रिपीटर स्टेशन कहा जाता है। द फिगर शोज द बेसिक यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो मैंने अभी बताया था, where the stations on the earth are known as earth station or ground station.
तो इनको हम अर्थ स्टेशन और ग्राउंड स्टेशन किसी भी नाम से लिख सकते हैं। The satellite as a remote station since it is remote area as a space. The operating steps of satellite. An earth station transmits information to satellite by using carrier known as uplink frequency. तो यहाँ पे ये जो uplink और downlink लिखा है वो होती है frequency. तो पहला जो अर्थ स्टेशन है वो जो भी सिग्नल हमें भेजना है, जो इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी के जरिए सैटेलाइट को ट्रांसमिट करता है। द सैटेलाइट रिसीव्स द अपलिंक एंड एम्पलीफाइज इट। फिर सैटेलाइट को जब वो मिल जाता है तो वो उसे एम्पलीफाई करता है। द सैटेलाइट ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल by retransmitting it another carrier frequency called as downlink frequency towards another earth station on the earth. फिर जब वो एम्पलीफाई कर लेता है सैटेलाइट उस फ्रीक्वेंसी को, उस सिग्नल को, फिर से वो उस सिग्नल को एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के जरिए जो सेकेंड अर्थ स्टेशन है जहां पे भी हमें वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है वहां पे भेजता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। In this application, the satellite is a relay station where uplink frequency is normally greater than downlink frequency. तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो भेजने की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है। In other type of satellite system, the satellite may be used for getting meteorological information such as photographs of earth contents, information of rainfall, floods, etc. जो सैटेलाइट है वो डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी यूज की जाती है। In this method, same earth station transmit instruction towards satellite on uplink and satellite receives it. अब सैटेलाइट को कैसे पता चलता है कि हमें अभी फोटोग्राफ्स लेने हैं, हमें एटमॉस्फेयर दिखाना है, वेदर दिखाना है, तो जब भी हम हमारे अर्थ स्टेशन से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं अपलिंक के जरिए और सैटेलाइट वो रिसीव करता है और फिर वो इंस्ट्रक्शंस को वो अप्लाई करता है। After extracting the instruction, it performs necessary operation and sends feedback like photograph data towards Earth station on another downlink frequency. तो इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उस पे नेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमने उससे मांगी है वो हमें भेजता है यूजिंग डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड। Most of the communication satellite use microwave frequencies for uplink and downlink transmission. The microwave spectrum is divided into different frequency bands denoted by letter. तो ये जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हम यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी बैंड्स है जिसको हमने अलग अलग नाम्स दिए हैं जो कि लेटर्स है। There is a standard frequency band widely used for communication satellite. It is C band and Ku band. तो दो ये जो बैंड्स है C band and Ku band, ये दो बैंड्स वाइडली यूज किए जाते हैं इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इस टेबल में दी है। जैसे कि P के लिए है 225 to 390 मेगाहर्ट्ज, J के लिए 350 to 530 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से C के लिए जो वाइडली यूज किया जाता है तो C के लिए है 3400 to 6425, जिसको 3.4 to 6.4 गीगाहर्ट्ज लिखा जाता है, और KU उसका है 10.95 to 14.5 गीगाहर्ट्ज। तो इस तरह से ये अलग अलग बैंड्स, फ्रीक्वेंसी बैंड्स की फ्रीक्वेंसी रेंजेस है। Bandwidth utilization. ITU, International Telecommunication Union, makes this allocation of band. Observe C band और KU band. तो अभी हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो देखी थी। C बैंड की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है जो रेंज है वो माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 500 मेगाहर्ट्ज। तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो है 500 मेगाहर्ट्ज। इसी तरह से Ku बैंड के लिए है 500 मेगाहर्ट्ज।
It means that very large bandwidth is available for utilization for satellite communication. तो इसका ही मतलब क्या है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम लार्ज बैंडविड्थ यूज करते हैं और वो अवेलेबल भी है. मेकिंग प्रॉपर डिविजन्स और डिवाइडिंग इट इनटू द चैनल्स इट यूटिलाइजेस दिस बैंडविड्थ. तो अब ये बैंडविड्थ जो है वो बहुत बड़ी है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं और हम इसका अच्छे से यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे. As shown in figure, the satellite bandwidth of 500 MHz is divided into 12 channels, each of 36 bandwidth and 4 MHz guard band for each channel. It is denoted as A, 2A, 3A up to 12A. ये फिगर देखो, यहाँ पे ये जो बड़ा बॉक्स है ये है 500 मेगाहर्ट्ज जो मेन बैंडविड्थ है. अब ये 500 मेगाहर्ट्ज जो बैंडविड्थ है उसको हमने 12 चैनल्स में डिवाइड किया है. उसमें हर एक चैनल जिसको हमने A, 2A, 3A, 4A अप टू 12A से डिनोट किया है, तो उसकी जो विड्थ है वो है 36 मेगाहर्ट्ज और उन दोनों का जो डिस्टेंस है दो चैनल्स का वो है 4 मेगाहर्ट्ज. और इस तरह से हम इस टोटल बैंडविड्थ को डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड करते हैं. और ये जो एक चैनल है उसको भी हमने गार्ड बैंड में डिवाइड किया है. यानी कि ये जो 2 है ये एक है, उसको 296 मेगाहर्ट्ज यानी कि उसको भी हमने छोटे छोटे एक चैनल में डिवाइड किया है. Each 36 megahertz channel divided into 1000 small telephone channel and one TV channel, and each channel is operated by electronic system known as transponder. तो जो एक चैनल था उसको भी हमने एक 1000 स्मॉल टेलीफोन चैनल्स में डिवाइड कर दिया और एक टीवी चैनल में. और ये जो चैनल्स है वो ऑपरेट होते हैं यूजिंग ट्रांसपॉन्डर. These 36 megahertz channels also can be used for handling large digital data at speed of 60 megabits per second. The bandwidth available for utilization and required traffic sometimes become problem due to overloaded traffic signal. तो ये जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है उसमें अब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत सारे सिग्नल्स जब आ जाते हैं तब डिफिकल्ट हो जाता है. To utilize the available bandwidth effectively and to fulfill the requirement, different techniques are used. अब यहाँ पे इंटरप्शन ना हो और हम पूरी बैंडविड्थ को अच्छे से यूज कर सके इसलिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है. तो यहाँ पे दो मेन कॉमन टेक्निक्स है, फ्रीक्वेंसी रीयूज टेक्निक और दूसरी है स्पेशल आइसोलेशन टेक्निक. द फर्स्ट मेथड यूज टू मेक बैंडविड्थ डबल. तो जो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज, उसमें हम बैंडविड्थ को डबल करते हैं. वेयर इट यूजेस टू आइडेंटिकल सेट ऑफ चैनल्स से A and B with same carrier frequencies, hence called as frequency reuse. Employing an antenna technique known as antenna polarization technique isolates these two. तो हम इस फ्रीक्वेंसी रीयूज में दो चैनल्स आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और उनको आइसोलेट करने के लिए एंटेना पोलराइजेशन टेक्निक यूज की जाती है. It uses two antennas as vertically polarized and other horizontally polarized so that end antenna is isolated from other. In this way, using same frequency for two channels and avoiding interference by polarization technique can double the utilization. तो हम एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए दो चैनल्स यूज करते हैं इस मेथड में और उनका जो इंटरफेरेंस है वो अवॉइड करने के लिए पोलराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं. तो इस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है. सैटेलाइट सबसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस सी द होल process of satellite communication between the Earth station and the remote station satellite. दो स्टेशन होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जिसको हम अर्थ स्टेशन बोलते हैं. तो जहां से हम सिग्नल भेज रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट अर्थ स्टेशन और ये दूसरा जो कि बहुत दूर है इसीलिए रिमोट अर्थ स्टेशन जहां पे हमें सिग्नल भेजना है. ये अपलिंक फ्रीक्वेंसी, ये डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी और ये दो एंटेनास जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. अब ये अर्थ स्टेशन है, वहां पे ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है. ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट द सिग्नल, रिसीवर टू रिसीव द सिग्नल
और यहीं पे पूरा प्रोसेस होता है सिग्नल का, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन जो भी होता है। Satellite communication is a remote control system where signals are transmitted and received by usual process of modulation and demodulation respectively. तो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है यानी कि मॉड्यूलेशन होता है और रिसीव्ड यानी कि डीमॉड्यूलेशन होता है। The earth station or ground station in case of the satellite used for meteorological applications contains both transmitter and receiver and larger parabolic dish antenna। तो ये जो अर्थ स्टेशन है जिसको हम ग्राउंड स्टेशन भी बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और पैराबोलिक डिश एंटेना होती है जो बहुत ही बड़ी होती है, जो आपने देखी भी होंगी। The Earth station has the following main subsystems: antenna subsystem, power subsystem, transmit subsystem, ground communication equipment GCE। तो ये अर्थ स्टेशन की मेन 4 सबसिस्टम्स है जिससे वर्क होता है। ट्रांसपॉन्डर, इट इज द मेन इंटरफेस बिटवीन अपलिंक एंड डाउनलिंक सिग्नल। तो ये जो हम सिग्नल भेजते हैं उसे हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्नल। ट्रांसपॉन्डर वर्ड is made up of two words, transmitter and responder. In simple way, the transponder performs three main functions in communication satellite. To receive uplink frequency 6 GHz and amplify, to convert its frequency to downlink 4 GHz, to transmit downlink again by amplifying it to switch level. तो ये जो ट्रांसपॉन्डर है उसका काम क्या है कि वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, उसे डाउनलिंक में कन्वर्ट करता है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को अगेन एम्पलीफाई करके उसे भेजता है। इन दिस वे ट्रांसपॉन्डर इज अ रिपीटर पार्ट ऑफ अ सैटेलाइट। तो इसीलिए ये ट्रांसपॉन्डर जो है वो एक मेन पार्ट भी है और रिपीटर पार्ट है सैटेलाइट का। A transponder is an electronic circuit which is a combination of transmitter and receiver। तो इस तरह से ये कुछ ट्रांसपॉन्डर का वर्किंग होता है जहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, LNA यूनिट है, फिर बीच में मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर है, HPA यूनिट है और फिर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये बीच में का पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। The transponder receives uplink frequency of 6 GHz with bandwidth of 500 MHz. Since received signal is weak in amplitude, an amplifier known as LNA or low noise amplifier amplifies it। तो जब ट्रांसपॉन्डर अपलिंक फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज की होती है, फिर LNA ये जो यूनिट है वो उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। यूजिंग अ हेटेरोडाइन एक्शन कैरीज आउट फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन और कन्वर्जन। फिर जो बीच में का मिक्सर वाला पार्ट था वहां पे फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेशन और जो भी कन्वर्जन करना होता है वो एक्शन परफॉर्म होती है। हेटेरोडाइन यानी कि मिक्सिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। A mixer circuit is a mixing received frequency with another frequency generated by its own oscillator, hence known as local oscillator। तो इस मिक्सर में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी उनको रिसीव हुई है उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो खुद की भी जनरेट किए हुई फ्रीक्वेंसी मिक्स कर देते हैं। The output of mixer may contain many resulting frequencies, but only difference is coupled 6 GHz to minus 2 GHz is equal to 4 GHz to the next state। तो जो भी आउटपुट होता है इस मिक्सर का वहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है, बट रिसीव्ड सिग्नल कितने हर्ट्ज का था, 6 गीगाहर्ट्ज का। तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4। तो वहां पे जो 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही नेक्स्ट स्टेज को भेजी जाती है। The mixer circuit converts uplink frequency 6 GHz into the low downlink frequency 4 GHz. After conversion, a high power amplifier HPA retransmit it as downlink frequency. Further, it amplifies the signal.
The necessity of a frequency conversion is due to inability of transmission and reception on the same frequency. और हम सेम फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 6 को 4 गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं और HPA ये जो हाई पावर एम्पलीफायर है वो रीट्रांसमिट करता है इस सिग्नल को. The satellite cannot transmit and receive the same frequency. If it uses the same frequency as uplink and downlink, the same frequency received by satellite itself and will produce interference. ये तो हमने बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस होगा. It keeps more spacing 6 to 4 gigahertz between uplink and downlink to avoid unwanted effects like oscillations, desensitizing, etc. In this way, the transponder mainly amplifies the signal. It also uses filters to avoid interference. In this way, the transponder mainly amplifies the signal. It also uses filters to avoid interference. तो मेनली ये जो ट्रांसपॉन्डर है वो हम यूज करते हैं टू एम्पलीफाई द सिग्नल एंड यहाँ पे हम फिल्टर्स भी यूज करते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस. प्रैक्टिकली द सैटेलाइट यूजेस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स. तो ये जो ट्रांसपॉन्डर है प्रैक्टिकली हम जब भी यूज करते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपॉन्डर यूज किए जाते हैं. There are three main configurations of transponder. Single convergent transponder. The frequency translation is carried out by single mixer. Double convergent transponder. The frequency translation is carried out by two mixer. Regenerative transponder. Here the received signal is practically demodulated then transmitted again by making remodulation. तो ये जो तीन कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांसपॉन्डर के, तो फर्स्ट में एक मिक्सर यूज किया जाता है, सेकंड में दो और रीजनरेटिव में मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है. इस तरह से ये जो सैटेलाइट की सबसिस्टम है वो वर्क करती है. तो मेनली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपॉन्डर यही पार्ट होता है जिससे ही पूरा काम हो जाता है, जो कि हमें सिग्नल भेजना होता है और रिसीव करना होता है. एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है, उसका वर्किंग किस तरह से होता है, हम सैटेलाइट के जरिए किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है. इसमें हम एप्लीकेशंस क्या होते हैं सैटेलाइट के वो देखेंगे. कम्युनिकेशंस बाय मींस ऑफ यूज ऑफ सैटेलाइट एज अ रिपीटर और रिले स्टेशन इन द स्पेस. इट सपोर्ट्स वेरी इफेक्टिवली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस. तो सबसे पहला और मेन यूज है सैटेलाइट का कि हम सैटेलाइट को कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. और जब भी हम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं तो एक पूरे कम्युनिकेशन के साइकिल में सैटेलाइट रिपीटर की तरह वर्क करता है. तो सैटेलाइट की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं और कोई भी डेटा लूज नहीं करते हुए हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस कर सकते हैं. A communication satellite being used with very fast rate for broadcasting different TV channels for entertainment throughout the world. तो हम जो भी टीवी चैनल्स देखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, वो सारे टीवी पे किस तरह से दिखते हैं, तो हम वहाँ पे सैटेलाइट का यूज करते हैं और सैटेलाइट का यूज करके इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट टाइप के डेटा को, ऑडियो वीडियोस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है और हम सब टीवी चैनल्स पे वो सारा डेटा देखते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट इस तरह से सैटेलाइट के जरिए होता है. Redistribution of TV transmission through satellite for sports being played in various countries. A cricket match live transmission being carried out by special sport channels or national transmission over many countries using satellite communications. अब जो डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं वो हम लाइव हमारे टीवी पे देख सकते हैं, तो वो भी हम सैटेलाइट के जरिए ही देखते हैं. अब कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं, वही वहाँ पे शूट कर सकते हैं. तो वो जो मेन चैनल्स है उनके पास से डेटा लेके उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट टीवी चैनल्स पे.
तो इन सारे प्रोसेस में भी सैटेलाइट का यूज होता है। The satellite is widely used for observations or surveillance. The satellite can take photographs of Earth and send back to the Earth station for variety of applications like to observe wind direction, cyclone formation, cloud formation, etc. सैटेलाइट को हम अर्थ पे ऑब्जर्वेशंस या सर्विलेंस के लिए भी लगाते हैं, यानी कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट जो एरियाज है, कहाँ पे साइक्लोन हो रहा है, कहाँ पे वेदर कैसा है, रेन होने वाली है नहीं होने वाली है, क्लाउड्स और डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज हमारे धरती पे हो रही है, उसकी फोटोज सैटेलाइट के जरिए ली जाती है और फिर उसका जो अर्थ पे स्टेशन होता है, जो एक पर्टिकुलर उनका स्टेशन है, वहां पे वो सेंड की जाती है और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस तरह से सैटेलाइट का यूज किया जाता है। Satellites play a very important role in military and defense system for communications and observations regarding enemy's movement. जिस तरह से हम वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट के जरिए करते हैं, उसी तरह से हमारा जो एनिमी है वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम सैटेलाइट के जरिए देखते हैं और उस तरह से हम यहाँ पे प्लान करते हैं। तो मिलिट्री और डिफेंस के लिए भी सैटेलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। The major role of satellite for the military as navigation system known as GPS, Global Positioning System. The GPS is a most powerful and useful application of satellite to find the exact position of the receiver on the earth very accurately. तो GPS क्या है, आप सभी को पता होगा। हम सभी लोग GPS यूज करते हैं, तो GPS भी सैटेलाइट के जरिए ही ऑपरेट होता है और जीपीएस हम भी यूज करते हैं और मिलिट्री पर्पस में भी जीपीएस यूज करते हैं। तो इस तरह से हम नेविगेशन सिस्टम या फिर कोई पर्टिकुलर जगह है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं और जीपीएस यानी कि ये जो भी डेटा हमें मिलता है वो सैटेलाइट के जरिए ही मिलता है। सैट फोन यानी कि सैटेलाइट फोन is the latest application of satellite communication in addition to conventional telephones like ISD calls. तो जो हम कन्वेंशनल फोन्स या मोबाइल्स यूज करते हैं, इसी तरह से सैटेलाइट फोन ये हमारा लेटेस्ट एप्लीकेशन है। Satellite can also be used for monitoring the positions of the Earth invisible resources like land and oceans. Satellite can provide information about mineral resources, affected crop area by using cameras, infrared sensors. तो हम सैटेलाइट का यूज अर्थ पे कहाँ पे कौन से रिसोर्सेस है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉप एरिया कैसा है या फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज हो रही है अर्थ पे, उनको लोकेट करने के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो ये भी वेदर फोरकास्टिंग जैसा ही है कि यहाँ पे भी जो हमारे सैटेलाइट है वो डिफरेंट एरियाज के फोटोज लेते हैं और वो हमारे जो मेन स्टेशन है अर्थ पे वहां पे भेजते हैं और उसके जरिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी स्टडी की जाती है। Astronomy is the study of celestial objects such as stars, planets, galaxies, natural satellites, comets, etc. The satellites that are used to study or observe the distant stars, galaxies, planets, etc. are called astronomical satellites. They are mainly used to find the new stars, planets and galaxies. तो डिफरेंट स्टार्स, गैलेक्सीज या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स पे क्या है या फिर कौन सा नया प्लैनेट है, उस पे क्या हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट उस जगह की पर्टिकुलर फोटो लेता है और हमें भेजता है और फिर उस जगह पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या चीजें हैं, उसकी स्टडी की जाती है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं और ऑलमोस्ट हमारे डे टू डे लाइफ में हम हर एक चीज में सैटेलाइट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।